अपन आज अंडजनन की क्रिया है उसका अध्ययन करेंगे। अंडजनन क्रिया उसको समझेंगे। ये शुक्र जनन की तुलना में थोड़ी जटिल प्रक्रिया होती है। जो अंडजनन क्रिया वो शुक्र जनन की तुलना में जटिल प्रक्रिया होती है। सबसे पहला पॉइंट बताना, ये क्रिया अंडाशय में संपन्न होती है। क्रिया कहाँ संपन्न होगी? अंडाशय में संपन्न होती है। फिर दूसरा पॉइंट आपको बताना है कि एक्चुअल में ये क्रिया होती है वो भ्रूणीय अवस्था में प्रारंभ हो जाती है। ये क्रिया अंडजनन क्रिया भ्रूणीय अवस्था में प्रारंभ हो जाती है और 45 से 50 वर्ष की महिला होती हैं उसमें ये क्रिया चलती रहती है। ठीक है। फिर उसके बाद आपको तीसरा पॉइंट बताना, इसकी परिभाषा। अद्य जनन उपकला के बारंबार, अद्य जनन उपकला है, अद्य जनन उपकला के बारंबार समसूत्री और अर्धसूत्री विभाजन से, अद्य जनन उपकला के बारंबार समसूत्री व अर्धसूत्री विभाजन से, आद्य जनन उपकला है उसके बारंबार समसूत्री और अर्धसूत्री विभाजन से अंडाणु बनते हैं। इसके बारंबार समसूत्री और अर्धसूत्री विभाजन से अंडाणु बनते हैं। इस क्रिया को अपन क्या कहते हैं? इस क्रिया को अपन कहते हैं अंडजनन। तो अद्य जनन उपकला है उसके बारंबार समसूत्री और अर्धसूत्री विभाजन से अंडाणु बनते हैं, इस क्रिया को अपन अंडजनन कहते हैं। फिर उसके बाद आपको नेक्स्ट पॉइंट बताना है, ये अंडजनन की जो क्रिया होती है उस अंडजनन की क्रिया में ऐसे बताओगे कि जनन उपकला है, क्या है? जो जनन उपकला होती है उस जनन उपकला का क्या होता है? विभाजन। क्या होता है? विभाजन होता है और वलकुट में कुछ कोशिकाएं मुक्त हो जाती हैं। उन कोशिकाओं को अपन क्या कहते हैं? उनको कहते हैं अद्य जनन उपकला। क्या कहते हैं? अद्य जनन उपकला। इस अद्य जनन उपकला का लगातार विभाजन होता है। जनन उपकला है ये अंडाशय का एक स्तर है, उसकी कुछ कोशिकाएं टूटकर पृथक होती हैं वलकुट के अंदर और ये अद्य जनन उपकला कहलाती हैं। इसका बारंबार समसूत्री और अर्धसूत्री विभाजन होता है और अंडजनन होता है। अंडजनन को 3 अवस्थाओं में बांटा गया है। सबसे पहली अवस्था होती है जिसका नाम होता है गुणन अवस्था, दूसरी अवस्था होती है जिसका नाम होता है वर्धी अवस्था और तीसरी अवस्था होती है जिसका नाम होता है परिपक्वन अवस्था। तो इसकी 3 अवस्थाएं हैं। पहली अवस्था है जिसका नाम आपको बताना है गुणन अवस्था है, दूसरी अवस्था वर्धी अवस्था है और तीसरी अवस्था परिपक्वन अवस्था। गुणन अवस्था में एक चीज ध्यान रखनी है, इसमें समसूत्री विभाजन होगा। इसमें कैसा विभाजन होगा? समसूत्री विभाजन होगा और बनने वाली कोशिकाएं होगी, उन कोशिकाओं को कहेंगे अंडजननी कोशिकाएं या अपन कहेंगे अंडमात्र कोशिकाएं। इसमें जो बनने वाली कोशिकाएं होगी उसको अंडजननी कोशिका या अंडमात्र कोशिका कहेंगे। वर्धी अवस्था में आकार में वृद्धि होगी, आकार में क्या होगी? वृद्धि होगी। ये सबसे जटिल अवस्था होगी। कैसी अवस्था होगी? ये सबसे जटिल अवस्था होती है। इसमें पीतक जनन पूर्व और पीतक जनन 2 अवस्थाएं होती हैं। इसकी 2 उप अवस्थाएं होती हैं। एक का नाम होता है पीतक जनन पूर्व और एक का नाम होता है पीतक जनन। तो इसकी 2 अवस्थाएं होती है, पीतक जनन पूर्व और पीतक जनन। परिपक्वन अवस्था के अंदर अर्धसूत्री विभाजन होता है, अर्धसूत्री प्रथम और अर्धसूत्री द्वितीय। अर्धसूत्री प्रथम को न्यूनकारी विभाजन कहते हैं और अर्धसूत्री सेकंड है, इसको समसूत्री विभाजन के नाम से जानते हैं। तो इसमें 2 विभाजन होते हैं, अर्धसूत्री प्रथम और अर्धसूत्री सेकंड। अर्धसूत्री प्रथम को अपन न्यूनकारी विभाजन कहते हैं, इसमें गुणसूत्रों की संख्या आधी हो जाती है। अर्धसूत्री सेकंड को समसूत्री विभाजन कहते हैं, इसमें गुणसूत्रों की संख्या समान रहती है। तो अंडाशय में क्रिया संपन्न होती है, भ्रूणीय अवस्था में ये प्रारंभ हो जाती है और 45 से 50 वर्ष की आयु के बाद अंडाणु का निर्माण बंद हो जाता है। अब है परिभाषा। परिभाषा ऐसे है कि जो अद्य जनन उपकला है, अद्य जनन उपकला होती है, इसका बारंबार समसूत्री और अर्धसूत्री विभाजन होता है। अद्य जनन उपकला का बारंबार समसूत्री और अर्धसूत्री विभाजन होता है और क्या बनते हैं? अंडाणु बनते हैं। इस क्रिया को अपन अंडजनन कहते हैं। अब जनन उपकला होती है अंडाशय का एक स्तर, उसकी कुछ कोशिकाएं होती हैं वो वलकुट में चली जाती हैं और वलकुट में उनमें विभाजन की गुण होता है। ये ऐसी कोशिकाएं होती हैं जो विभज्योति की कोशिका या स्टेम सेल की तरह काम करती हैं। ये एक ऐसी कोशिका है जिसको पूर्ण सतत कोशिका कहते हैं, यानी इससे पूरा का पूरा क्या हो सकता है? अंडाणु बन सकता है। इसमें विभाजन का गुण पाया जाता है। इस अद्य जनन उपकला होती है, इसका विभाजन होगा और अंडाणु बनेंगे। इसको 3 अवस्थाएं होती हैं अंडजनन की, गुणन अवस्था,
वर्दी अवस्था और परिपक्वन अवस्था। गुणन अवस्था में समसूत्री विभाजन होता है और अंड जननी कोशिका बनती है या अंड मात्र कोशिका। वर्दी अवस्था में क्या होगा, इसमें आकार में वृद्धि होती है और जटिल अवस्था है ये, इसको दो भागों के अंदर बांटा गया, पीतक जनन पूर्व और पीतक जनन। और परिपक्वन अवस्था है, इसमें अर्धसूत्री प्रथम और अर्धसूत्री द्वितीय होगा। अर्धसूत्री प्रथम को न्यूनकारी विभाजन कहेंगे, इसमें गुणसूत्रों की संख्या आधी हो जाएगी। अर्धसूत्री सेकंड को समसूत्री कहेंगे, इसमें गुणसूत्रों की संख्या समान रहेगी। अब ये जो अंड जनन की क्रिया है, इस अंड जनन की क्रिया की अपन एक एक अवस्था है उसका अध्ययन करेंगे। एक एक अवस्था है उसका अपन अध्ययन करेंगे, अंड जनन की एक एक अवस्था का। बहुत सरल भाषा में आपको समझा दूंगा तीनों अवस्थाओं को। थोड़ी जटिल अवस्थाएं हैं, आपको पॉइंट्स याद रखने में थोड़ी समस्या आएगी, बड़े छोटे क्वेश्चन और बड़े क्वेश्चन दोनों बनेंगे। अब अंड जनन में सबसे पहले है गुणन अवस्था। गुणन अवस्था को अपन समझते हैं किस तरह से क्या होता है गुणन अवस्था में। गुणन अवस्था में आपको बताना, ये अवस्था एक ऐसी अवस्था होती है जो भ्रूणीय अवस्था में पूरी हो जाती है। यानी किसी भी स्त्री की जो भ्रूणीय अवस्था होती है, 9 महीने का जो गर्भकाल होता है, उसमें ये पूर्ण हो जाती है। ठीक है, अब इसमें क्या होगा, इसमें ये जनन उपकला है। इसमें ये कौन सी उपकला है, जनन उपकला है। ये जनन उपकला है। इस जनन उपकला की कुछ कोशिकाएं होगी। ये जनन उपकला की कुछ कोशिकाएं हैं, इन कोशिकाओं को कहते हैं आद्य जनन उपकला। टूटकर पृथक होती हैं और इनका नाम हो जाता है आद्य जनन उपकला। ये आद्य जनन उपकला है, ये कुछ कोशिकाएं टूटकर पृथक हुई है, इनका नाम हो गया आद्य जनन उपकला। आद्य जनन उपकला है। इस आद्य जनन जो उपकला कोशिका है, इस कोशिका का क्या होगा आपको बताना है, समसूत्री विभाजन होगा। क्या होगा, समसूत्री विभाजन होगा। और जैसे इनका समसूत्री विभाजन होगा तो बहुत सारी ये बढ़ेगी कोशिकाएं। इन कोशिकाओं का नाम होगा अंड जननी कोशिका। बहुत सारी कोशिका बन गई हैं, इनको कहते हैं अंड जननी कोशिका या अंड मात्र कोशिका। ठीक है, अंड जननी कोशिका या अंड मात्र कोशिका। ये अवस्था होगी गुणन अवस्था पूर्ण। तो गुणन अवस्था में 3-4 पॉइंट, ये ज्यादा पॉइंट नहीं है कि भाई ये जनन उपकला थी, इस जनन उपकला का क्या हुआ, जनन उपकला है, इसका समसूत्री विभाजन हुआ। जनन उपकला की कुछ कोशिकाएं टूटकर पृथक हुई है और इनका नाम हो गया आद्य जनन उपकला। आद्य जनन उपकला का समसूत्री विभाजन हुआ है और बनी है बहुत सारी अंड जननी कोशिकाएं। ये करोड़ों की संख्या बनती है, अंडाशय ठोस और सघन पिंड की तरह बिहेव करता है, इनके कारण ये बन गई अंड मात्र कोशिका। ये ध्यान रखना है, ये द्विगुणित होती है और ये अंड जननी कोशिका भी कैसी होती है, द्विगुणित। अब इसके बाद अगली अवस्था होती है जिसका नाम होता है वर्दी अवस्था। क्या होता है, वर्दी अवस्था। वर्दी अवस्था में ये जो अंड जननी कोशिका बनी है, ये जो अंड जननी कोशिका बनी है, अंड जननी कोशिका भोज्य पदार्थ का संग्रह करती हैं और आकार में कैसी हो जाती हैं, बड़ी हो जाती हैं। इसको कहते हैं प्राथमिक अंड कोशिका। क्या कहते हैं, प्राथमिक अंड कोशिका। ठीक है, ये वर्दी अवस्था काफी जटिल अवस्था है और ये काफी लंबी अवस्था है। ये काफी जटिल अवस्था है और ये काफी कैसी अवस्था है, लंबी अवस्था है। मनुष्य में इसमें 14 दिन का समय लगता है। ठीक है, वर्दी अवस्था में। और अपन कहते हैं कुछ अन्य प्राणियों में जैसे मेंढक के अंदर इसमें 3 वर्ष का समय लगता है। कितने वर्ष का, 3 वर्ष का। ये अंड जननी कोशिका है, वो 50 माइक्रोन की होती है और 1500 माइक्रोन के प्राथमिक अंड कोशिका में बदल जाती है। कई गुना इसका आकार बढ़ जाता है। कुछ अंड जननी कोशिकाएं होती है वो प्राथमिक अंड कोशिका में बदलती हैं। शेष अंड जननी कोशिकाएं होती हैं वो इसके चारों तरफ आपको बताना है आवरण बनाती हैं और अब इनका नाम हो जाता है पुट्ट कोशिका। क्या नाम हो जाता है, पुट्ट कोशिका या नर्स कोशिका। इसका काम है इस प्राथमिक अंड कोशिका को पोषण देना। इनका काम होता है प्राथमिक अंड कोशिका को पोषण देना। तो अभी तक जो मैंने बताया उसमें कोई खास इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं बना है। अब इसके बाद अपन कह रहे हैं वर्दी अवस्था में क्या हुआ, अंड जननी कोशिकाएं थी, बहुत सारी अंड जननी कोशिकाएं होती हैं करोड़ों की संख्या में। उसमें से कुछ कोशिकाएं ऐसी होती हैं जो ये संरचना बनाती हैं। इस संरचना का नाम है प्राथमिक पुट्टिका। क्या नाम है, प्राथमिक पुट्टिका। क्या नाम है इसका, प्राथमिक पुट्टिका। प्राथमिक पुट्टिका के बीच में क्या है, प्राथमिक अंड कोशिका है
और उसके चारों तरफ ये पुट्टक कोशिकाओं का आवरण है। ये वर्दी अवस्था होती है। इस वर्दी अवस्था में 14 दिन का समय लगता है और प्राथमिक पुट्टिका बनती है। इन प्राथमिक पुट्टिकाओं की संख्या 60,000 से 80,000 होती है। ठीक है, ये 60,000 से 80,000 बनती हैं और इनका निर्माण यौवन आरंभ के बाद होता है। ठीक है, यौवन आरंभ तक इनका निर्माण हो जाता है। यौवन आरंभ तक अंडाशय के अंदर क्या होती है, 60,000 से 80,000 पुट्टिकाएं बन जाती हैं। फिर उसके बाद में आगे अगला स्टेप स्टार्ट होगा। अब ये जो वर्दी अवस्था है, इसके बाद अपन परिपक्वन अवस्था पढ़ेंगे, क्योंकि परिपक्वन अवस्था में क्या है, कुछ पॉइंट्स हैं, लेकिन वर्दी अवस्था को आपको क्या करेंगे और समझाएंगे, वर्दी अवस्था किस तरह से क्या होती है। वर्दी अवस्था अभी छोड़ेंगे नहीं, लेकिन थोड़ा परिपक्वन अवस्था में क्या है, सवाल अच्छे अच्छे बनते हैं, 2-3 उनको समझाते हैं आपको क्या होता है। सबसे पहले आपने देखा ये क्या है, जनन उपकला थी। जनन उपकला से क्या बना, आद्य जनन उपकला बनी। आद्य जनन उपकला से क्या बनी, अंड जननी कोशिका बनी। अंड जननी कोशिका है, उससे बनी प्राथमिक अंड कोशिका, और इसके चारों तरफ ये क्या है, ये आपने देखा पुट्टक कोशिका है। ठीक है, अब आती है तीसरी अवस्था जिसका नाम है परिपक्वन अवस्था। परिपक्वन अवस्था, तीसरी अवस्था जिसका नाम है परिपक्वन अवस्था। परिपक्वन अवस्था के अंदर आपको बताना है, इस अवस्था के अंदर अर्धसूत्री विभाजन होता है। अर्धसूत्री प्रथम और अर्धसूत्री द्वितीय। अर्धसूत्री प्रथम और अर्धसूत्री कौन सा होता है, द्वितीय होता है। ये ध्यान रखना परिपक्वन अवस्था में। अर्धसूत्री द्वितीय है, इसको तो समसूत्री विभाजन कहते हैं, इसमें गुणसूत्रों की संख्या समान रहती है। अर्धसूत्री प्रथम को न्यूनकारी कहते हैं, इसमें गुणसूत्रों की संख्या आधी हो जाती है। ठीक है, इसको न्यूनकारी विभाजन कहते हैं, इसमें गुणसूत्रों की संख्या आधी हो जाती है। इसमें गुणसूत्रों की संख्या क्या हो जाती है, आधी हो जाती है। ठीक है, इसमें गुणसूत्रों की संख्या द्विगुणित से अगुणित हो जाती है, यानी आधी हो जाती है। अपने पास में ये क्या है, प्राथमिक अंड कोशिका है। प्राथमिक अंड कोशिका का अर्धसूत्री प्रथम विभाजन होता है। प्राथमिक अंड कोशिका का अर्धसूत्री प्रथम विभाजन होता है और बनते हैं द्वितीय अंड कोशिका। क्या बनती है, द्वितीय अंड कोशिका। ये चीज ध्यान रखनी है, द्वितीय अंड कोशिका बनेगी। लेकिन एक चीज इस पे बहुत इंपॉर्टेंट है कि बनने वाली एक कोशिका होती हैं वो तो बड़े आकार की होती हैं, दूसरी कोशिका बिल्कुल छोटे आकार की होती हैं। यानी इसमें कोशिका दरों का असमान विभाजन होता है। अर्धसूत्री प्रथम में एक बड़े आकार कोशिका बनती है जिसका नाम होता है द्वितीय अंड कोशिका, और छोटे आकार की कोशिका बनती है जिसका नाम होता है ध्रुवकाय। ठीक है, ध्रुवकाय पोलर बॉडी। अब इसमें कोशिका दरों का असमान विभाजन हुआ है। द्वितीय अंड कोशिका इसका फिर विभाजन होता है और एक ध्रुवकाय और एक अंडाणु बनता है। ठीक है, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। एक अंडाणु कोशिका बनी है और एक ध्रुवकाय बना है। ठीक है, और इसके ध्रुवकाय के फिर विभाजन से क्या हुआ, 2 ध्रुवकाय बने हैं। तो ये संरचनाएं कैसी हैं, ये संरचनाएं अगुणित हैं। यहाँ पे अर्धसूत्री प्रथम विभाजन हुआ है और यहाँ अर्धसूत्री सेकंड हुआ है, ये चीज है। अब इसमें 2-3 सवाल बनते हैं। सबसे पहला सवाल ये बनता है कि प्राथमिक अंड कोशिका की संख्या यदि 25 होगी तो अंडाणु कितने बनेंगे। अगर प्राथमिक अंड कोशिका 25 होगी तो नेचुरल सी बात, इसको 1 से गुणा करना है, अंडाणु 25 बनेंगे। ठीक है, और ऐसा सवाल नहीं आके ऐसा सवाल आ गया, यदि 20 प्राथमिक अंड कोशिका होती है तो अंडाणु कितने बनेंगे, 20 बनेंगे। ये ध्यान रखना है। और ध्रुवकाय पूछ ले तो आपको 3 से गुणा करना है। किससे गुणा करना है, ध्रुवकाय, फिर 60 बनेंगे और अंडाणु कितने बनेंगे, 20। ठीक है, अगर आपको पूछा गया कि प्राथमिक अंड कोशिका के स्थान पर यदि द्वितीय अंड कोशिका है वो 20 है, कितने अंडाणु बनेंगे, 1 से गुणा करना है। ठीक है, तो आपको प्राथमिक अंड कोशिका की संख्या दे दे, अंडाणु पूछे तो 1 से गुणा करना है। द्वितीय अंड कोशिका पूछे और अंडाणु पूछे तो कितने, 1 से गुणा करना है। यानी इसमें 1 से 1 ही बन रहा है। पहला सवाल तो ये पूछा जाता है कि 25 प्राथमिक अंड कोशिका से 25 प्राथमिक अंड कोशिका से कितने अंडाणु बनते हैं। 25 प्राथमिक अंड कोशिका से कितने अंडाणु बनते हैं, आंसर होगा 25 अंडाणु। और अगर ध्रुवकाय पूछ लेंगे तो अपन कहेंगे 75। कितने बनेंगे, 75 ध्रुवकाय बनेंगे। ये इसमें क्वेश्चन बनता है। आपको संख्या याद रखनी है, वेरिएबिलिटी याद रखनी है। फिर दूसरा सवाल ये आता है कि ये जो अपन ने कह दिया है, एक चीज आप देख रहे हो
कि इसमें कोशिका दरों का असमान विभाजन हुआ है, इसमें कोशिका द्रव्य है उसका अनइक्वल डिवाइडेशन हुआ है, असमान विभाजन हुआ है। आखिर ऐसा क्यों? इसका आपको छोटा सा कारण बताना है कि इसमें कोशिका दरों का असमान विभाजन हुआ है। इसका छोटा सा कारण है कि जो भ्रूण होता है वो परिवर्तित होता है अंडाणु के अंदर। किसके अंदर परिवर्तित होता है? भ्रूण का परिवर्तन अंडाणु के अंदर होता है, और इसलिए क्या होता है, इसमें कोशिका दर होता है वो इसमें ज्यादा जाता है और इसमें कम जाता है। अगर कोशिका दर बराबर चला जाएगा तो भ्रूण को पोषण नहीं मिलेगा और भ्रूण का परिवर्तन रुक जाएगा। भ्रूण को पोषण नहीं मिलेगा और भ्रूण का परिवर्तन नहीं होगा। जैसे आप देखते हो मुर्गी का अंडा होता है, मुर्गी के अंडे से चूजा निकलता है, वो क्या खाता है? वो ये कोशिका दर और पीतक खाता है। अगर यहाँ बराबर मार दे तो ये भ्रूण है उसको पोषण नहीं मिलता। छिपकली का अंडा होता है, उससे छिपकली का बच्चा निकलता है, तो अंडे के अंदर क्या होता है? भ्रूण का परिवर्तन होता है। इसी तरह से सांप है, छिपकली है, ये कुछ ऐसे जंतु होते हैं जैसे पक्षी हैं। तो इन प्राणियों में ये क्या है? ये कोशिका दरों का असमान विभाजन होता है। कोशिका दरों का असमान विभाजन होने का कारण है भ्रूण को पोषण प्रदान करना। अगर बराबर बांट देते तो इसमें भ्रूण को पोषण योग्य संरचना है जो पीतक है वो बढ़ जाता, और इस तरह से क्या होता, ये भ्रूण है उसको पोषण नहीं मिलता और भ्रूण का परिवर्तन रुक जाता है। ये क्वेश्चन आता है। अब एक सवाल और आता है कि ये द्वितीय अंड कोशिका है, ये द्वितीय अंड कोशिका मुक्त होती है ग्रेफिन पुटिका से, इसको कहते हैं अंडोत्सर्ग। ये शुक्राणु क्या करता है? इस द्वितीय अंड कोशिका के साथ संलयित होता है। शुक्राणु इस द्वितीय अंड कोशिका के साथ संलयित होता है। शुक्राणु किसके साथ संलयित होता है? ये द्वितीय अंड कोशिका, ये शुक्राणु है, ये संलयित होता है और फिर उसके बाद ये द्वितीय अर्धसूत्री विभाजन प्रेरित होता है। तो सवाल पूछा जाता है कि जब शुक्राणु अंडाणु से संलयित होता है उस अवस्था में अंडाणु किस अवस्था में होती है? द्वितीय अंड कोशिका अवस्था में। और कौन से विभाजन को ये प्रेरित करता है? ये अर्धसूत्री सेकंड विभाजन को प्रेरित करता है। तो 3 सवाल इसमें बनते हैं बच्चों, छोटे छोटे। सबसे पहला सवाल यही बनता है कि अंड कोशिका 25 है या अंड कोशिका 20 है तो कितने अंडाणु और कितने ध्रुवकाय बनते हैं? तो आपको गुणा करके देखना है। यहाँ 25 अपन ने एक शुक्र जनन वाला मैंने वीडियो डाल रखा है, उसमें शुक्राणु की संख्या पूछी है, वहां 404 से गुणा करना है। दूसरा सवाल है इसमें कोशिका दरों का असमान विभाजन क्यों हुआ है? क्योंकि कोशिका दरों का असमान विभाजन इसलिए हुआ है क्योंकि क्या होता है, भ्रूण है उसको परिवर्तन होता है, उसके लिए पोषण चाहिए, और पोषण कौन उपलब्ध कराता है? पोषण आपको बताना है, ये अंडाणु उपलब्ध कराता है। इसलिए ये क्या होता है, एक छोटे आकार कोशिका बन जाती है, एक बड़े आकार कोशिका बन जाती है। अगला सवाल ये है कि जब शुक्राणु अंडाणु के साथ संलयित होता है, जब शुक्राणु अंडाणु के साथ संलयित होता है वो कौन सी अवस्था में होता है? द्वितीय अंड कोशिका अवस्था में होता है। और कौन से अर्धसूत्री विभाजन को प्रेरणा मिलती है? द्वितीय अर्धसूत्री विभाजन को प्रेरणा मिलती है, और ये अंडाणु में बदल जाता है और शुक्राणु अंडाणु के अंदर प्रवेश कर जाता है। ये अपने छोटे छोटे सवाल है। अब अपन वर्दी अवस्था पढ़ेंगे, जिसको अपन ने बीच में ब्रेक ले लिया था। बहुत वर्दी अवस्था क्या टिपिकल अवस्था है, आपको ध्यान से समझना पड़ेगा वर्दी अवस्था को। वर्दी अवस्था क्या है? काफी जटिल अवस्था है। कैसी अवस्था है? अंड जनन की जो वर्दी अवस्था है वो काफी कैसी अवस्था है? जटिल अवस्था है। वर्दी अवस्था काफी लंबी अवस्था होती है, इसमें काफी समय लगता है। जैसे मेंढक के अंदर 3 वर्ष लग जाते हैं। कितने वर्ष लग जाते हैं? 3 वर्ष लग जाते हैं। इसमें क्या होगा, इसके अंदर इसको 2 अवस्थाओं के अंदर बांटा गया है। एक है पीतक जनन पूर्व, क्या है? पीतक जनन पूर्व, और दूसरी है जिसका नाम है पीतक जनन। ठीक है, पीतक जनन। पीतक जनन पूर्व में क्या होगा, इसको प्री विटेलोजेनेसिस के नाम से भी जानते हैं, प्री विटेलोजेनेसिस, प्री विटेलोजेनेसिस। और पीतक जनन को अपन कहते हैं विटेलोजेनेसिस। क्या कहते हैं? विटेलोजेनेसिस के नाम से भी इसको जानते हैं। ठीक है, ये इसका इंग्लिश में नाम है। इसके अंदर क्या होते हैं? 2 भाग होते हैं, केंद्रक में परिवर्तन और कोशिका दरों में परिवर्तन। इसमें 2 परिवर्तन हैं, केंद्रक में परिवर्तन और कोशिका दरों में परिवर्तन। ठीक है, इसमें क्वेश्चन बनते हैं बहुत अच्छे। केंद्रक आकार में बड़ा हो जाता है, जिसको जन्निकाशय कहते हैं। सबसे पहली विशेषता जन्निकाशय किसे कहते हैं? जो अंडाणु है
उसका केंद्रक आकार बड़ा हो जाता है, यानी अंडजन्य कोशिका का आकार में केंद्रक बड़ा हो जाता है। केंद्रक आकार में बड़ा हो जाता है, केंद्रक आकार में कैसा हो जाता है, बड़ा, उसको कहते हैं जन्निकाशय। फिर उसके बाद दूसरी विशेषता ये है, गुणसूत्र हैं उसमें पार्श्व लूप बनते हैं। गुणसूत्र में पार्श्व लूप बनते हैं और गुणसूत्र ऐसे लैंप को साफ करने वाले ब्रश की तरह हो जाता है, जिसको कहते हैं लैम्प्रे ब्रश गुणसूत्र। ये क्या होता है, कीटों के अंदर इस तरह से लैम्प्रे ब्रश गुणसूत्र पाए जाते हैं। तो गुणसूत्र है उसमें पार्श्व लूप बनते हैं, लेटरल लूप्स बनते हैं ऐसे, और ये गुणसूत्र लैंप को साफ करने वाले ब्रश की तरह हो जाता है, इसको कहते हैं लैम्प्रे ब्रश गुणसूत्र। तीसरा पॉइंट, एमआरएनए, आरआरएनए और टीआरएनए। एमआरएनए, आरआरएनए और टीआरएनए बहुत अधिक संख्या में बनते हैं। एमआरएनए, आरआरएनए और टीआरएनए बहुत अधिक संख्या में बनते हैं, इसको कहते हैं जीन परिवर्धन। क्या कहते हैं, जीन परिवर्धन के नाम से जानते हैं। एमआरएनए, टीआरएनए और आरआरएनए बहुत अधिक संख्या में बनता है, इसको कहते हैं जीन परिवर्धन। एमआरएनए का कुछ भाग निष्क्रिय हो जाता है। एमआरएनए का कुछ भाग कैसा हो जाता है, निष्क्रिय हो जाता है, उसके ऊपर प्रोटीन का आवरण हो जाता है, इसको कहते हैं इन्फ्लेमोसोम। क्या कहते हैं, इन्फ्लेमोसोम कहते हैं। एमआरएनए का कुछ भाग निष्क्रिय हो जाता है, उसके ऊपर प्रोटीन का आवरण बन जाता है, इसको कहते हैं इन्फ्लेमोसोम। ये आगे विदलन के समय प्रोटीन संश्लेषण का काम करेगा। तो पहला क्या हुआ, केंद्रक आकार बड़ा हो गया, जिसको जन्निकाशय कहते हैं। गुणसूत्र है उसमें पार्श्व लूप बन गए, इसको लैम्प्रे ब्रश गुणसूत्र कहते हैं। एमआरएनए, टीआरएनए, आरआरएनए बहुत अधिक संख्या बनता है, इसको जीन परिवर्धन यानी जीन एम्प्लीफिकेशन कहते हैं, जीन परिवर्धन कहते हैं। एमआरएनए का कुछ भाग निष्क्रिय हो गया, एमआरएनए का कुछ भाग निष्क्रिय हो गया है, एमआरएनए का कुछ भाग क्या हो गया है, निष्क्रिय हो गया है, जिसको कहते हैं इन्फ्लेमोसोम। इसके ऊपर प्रोटीन का आवरण बन गया है। अब कोशिका धर्म में परिवर्तन में 2 पॉइंट याद रखने हैं। माइटोकॉन्ड्रिया बहुत अधिक संख्या में बन जाते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया बहुत अधिक संख्या में बन जाते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया बहुत अधिक संख्या में बन जाते हैं, और इनको कहते हैं माइटोकॉन्ड्रियल क्लाउड्स। क्या कहते हैं, माइटोकॉन्ड्रियल क्लाउड्स, माइटोकॉन्ड्रियल बादल। ये सवाल कई बार आ रखा है, माइटोकॉन्ड्रियल बादल क्या है। कुछ ऐसे प्राणी होते हैं, मेंढक वगैरह, कीट वगैरह, इनमें माइटोकॉन्ड्रिया बहुत अधिक संख्या में बन जाते हैं, इनको कहते हैं माइटोकॉन्ड्रियल क्लाउड्स। फिर उसके बाद कोशिका द्रव्य है उसके अंदर मात्रात्मक और गुणात्मक रूप से सुधार होता है। इसमें मात्रात्मक और गुणात्मक रूप से क्या होता है, सुधार होता है, यानी वृद्धि होती है। ठीक है। फिर उसके बाद में गोल्जी काय से वलकुट कणिकाएं बनती हैं। गोल्जी काय से वलकुट कणिकाओं का निर्माण होता है, गोल्जी काय से वलकुट कणिकाएं बनती हैं। ये म्यूकोपॉलीसैकेराइड से भरी होती है। किससे भरी होती है, म्यूकोपॉलीसैकेराइड से भरी होती हैं, जो निषेचन के बाद निषेचन झिल्ली बनाती हैं। तो ये याद रखना है 2-3 पॉइंट। कोशिका द्रव्य में परिवर्तन में माइटोकॉन्ड्रिया बहुत अधिक संख्या में बनते हैं और माइटोकॉन्ड्रियल बादल बन जाते हैं। कोशिका द्रव्य में गुणात्मक रूप से परिवर्तन होता है, मात्रात्मक रूप से परिवर्तन होता है। गोल्जी काय से वलकुट कणिकाएं बनती हैं, गोल्जी काय से वलकुट कणिकाएं बनती हैं, जो म्यूकोपॉलीसैकेराइड का स्त्रावन करती हैं, जिससे निषेचन के बाद निषेचन झिल्ली बनती है, और कोई दूसरा शुक्राणु इसमें नहीं आ सकता है। तो ये वर्दी अवस्था में पीतक जनन पूर्व हो गया है। इसमें छोटे छोटे सवाल बहुत बनते हैं। इन्फ्लेमोसोम क्या है, एमआरएनए का कुछ भाग निष्क्रिय, जन्निकाशय क्या है, केंद्रक आकार बड़ा हो जाता है, जो अंड कोशिका उसका केंद्रक आकार बड़ा हो जाता है, उसको कहते हैं जन्निकाशय। लैम्प्रे ब्रश गुणसूत्र क्या है, गुणसूत्र में पार्श्व लूप बन जाते हैं, और गुणसूत्र क्या होते हैं, लैम्प को साफ करने वाले ब्रश की तरह हो जाते हैं। जीन परिवर्धन क्या है, एमआरएनए, टीआरएनए, आरआरएनए बहुत अधिक संख्या में बन जाते हैं, इसको जीन परिवर्धन कहते हैं। माइटोकॉन्ड्रियल बादल क्या, ये सवाल कई बार आ रखा है, तो आपको बताना माइटोकॉन्ड्रिया बहुत अधिक संख्या में बन जाते हैं, इसको कहते हैं माइटोकॉन्ड्रियल बादल। वलकुट कणिकाओं में क्या भरा होता है, म्यूकोपॉलीसैकेराइड। अब पित्तक का निर्माण आपको बताना है। पित्तक का निर्माण होता है यकृत में। कहाँ होता है, पित्तक का निर्माण होता है यकृत में, और ये रक्त द्वारा, किसके द्वारा, ये रक्त के द्वारा आपको बताना है अंड कोशिका में पहुंचाया जाता है। पित्तक एक भोज्य पदार्थ है। पित्तक क्या है, आपने देखा होगा अंडे के अंदर एक पीले पीले रंग का, सफेद सफेद रंग का पदार्थ होता है, उसको पित्तक कहते हैं। पित्तक एक भोज्य पदार्थ है। पित्तक एक भोज्य पदार्थ है जो परिवर्तित भ्रूण को पोषण प्रदान करता है।
जो परिवर्तित भ्रूण को क्या प्रदान करता है, पोषण प्रदान करता है। ये परिवर्तित भ्रूण को भोजन देता है। तो आपको बताना है ये यकृत द्वारा बनता है और रक्त द्वारा अंड कोशिका में पहुंचता है। ये एक भोज्य पदार्थ है। ये परिवर्तित भ्रूण को पोषण प्रदान करता है। अब सवाल आता है पीतक में होता क्या क्या। पीतक में होता है जल, पीतक के अंदर होता है वसा, पीतक के अंदर होता है प्रोटीन, पीतक के अंदर होता है कार्बोहाइड्रेट, और वसा के रूप में क्या होती है, फास्फोलिपिड्स होती है। क्या होती है, फास्फोलिपिड होती है। ये इसमें ध्यान रखना है। कुछ प्राणियों में पीतक बड़े बड़े कणों के रूप में होता है। कुछ प्राणियों में पीतक बड़े बड़े कणों के रूप में होता है, जिसे पीतक बिंबाणु कहते हैं। क्या कहते हैं, पीतक बिंबाणु कहते हैं। ये चीज याद रखनी है। तो सवाल पीतक जनन क्या है, पीतक के निर्माण की क्रिया को पीतक जनन कहते हैं। परिभाषा बिल्कुल सिंपल है। पीतक के निर्माण की क्रिया को पीतक जनन कहते हैं। पीतक है क्या, पीतक एक भोज्य पदार्थ है जो परिवर्तित भ्रूण को पोषण प्रदान करता है। इसमें जल, वसा, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फास्फोलिपिड। जैसे जल इसमें 48%, फास्फोलिपिड इसमें 33%, प्रोटीन इसमें 16%, कार्बोहाइड्रेट 1%। पीतक बड़े बड़े कणों के रूप में होता है, जिसे पीतक बिंबाणु कहते हैं। तो वर्दी अवस्था में क्या देखा आपने, पीतक जनन पूर्व और पीतक जनन देखा है। पीतक जनन में केंद्रक में परिवर्तन देखे हैं। पीतक जनन पूर्व में आपको बताना है कि इसमें केंद्रक और कोशिका दर में परिवर्तन हुए हैं, और पीतक जनन के अंदर क्या हुआ है, ये सब परिवर्तन हुए हैं। अब अपन इसको देखेंगे वर्दी अवस्था में, कुछ और पॉइंट्स भी याद करने हैं। अंड जनन की वर्दी अवस्था के अंदर कुछ और परिवर्तन होते हैं। सबसे पहले क्या है, ये अपन ने देखा प्राथमिक पुट्टिका है। क्या है, ये बीच में क्या है, प्राथमिक अंड कोशिका। क्या है, प्राथमिक अंड कोशिका है, और इसके चारों तरफ क्या है, पुट्टक कोशिकाओं का आवरण है। इसके चारों तरफ ये ऐसे पुट्टक कोशिकाओं का आवरण है। इन्हें नर्स कोशिका भी कहते हैं। ये पुट्टक कोशिका है। क्या है, पुट्टक कोशिका है। इस संरचना को अपन कहते हैं प्राथमिक पुट्टिका। क्या कहते हैं, प्राथमिक पुट्टिका। अब प्राथमिक पुट्टिका से क्या बनती है, ये द्विगुणित है। कैसी है, द्विगुणित है। फिर इससे बनती है द्वितीयक पुट्टिका। द्वितीयक पुट्टिका के बीच में क्या है, ये आपको बताना है प्राथमिक अंड कोशिका। क्या है, प्राथमिक अंड कोशिका। और इसके चार तरफ पुट्टक कोशिकाओं के ज्यादा स्तर बन जाते हैं। इसके चार तरफ पुट्टक कोशिकाओं के क्या होते हैं, ज्यादा स्तर ऐसे बन जाते हैं। ये पुट्टक कोशिकाओं के एक से ज्यादा स्तर बन गए। फिर ये प्राथमिक पुट्टिका है, ये बदल गई द्वितीयक पुट्टिका में। क्या बदल गई, द्वितीयक पुट्टिका में। अब द्वितीयक पुट्टिका बदल जाती है तृतीयक पुट्टिका में। किसमें बदल जाती है, तृतीयक पुट्टिका में। इसमें बहुत सारे स्तर होते हैं। इसमें क्या होते हैं, बहुत सारे स्तर होते हैं। ये क्या है, ये प्राथमिक अंड कोशिका है, और इसके चारों तरफ पुट्टक कोशिकाओं के बहुत सारे स्तर बन जाते हैं। ये पुट्टक कोशिका है, इसके बहुत सारे स्तर बन जाते हैं। इस तरह से ये बढ़ गए, स्तर बढ़ गए ज्यादा। इसका नाम हो गया तृतीयक पुट्टिका। क्या नाम हो गया इसका, तृतीयक पुट्टिका। ये तृतीयक पुट्टिका बन गई। अब तृतीयक पुट्टिका होती है, इसमें होता है अर्धसूत्री प्रथम विभाजन। क्या होता है, अर्धसूत्री प्रथम विभाजन। और ये ग्रेफिन पुट्टिका बनती है। ग्रेफिन पुट्टिका के बीच में क्या है, ये है द्वितीयक अंड कोशिका। क्या है, ये द्वितीयक अंड कोशिका है, और इसके चारों तरफ एक छोटी सी ध्रुवकाय है। तो क्या बन गई, द्वितीयक पुट्टिका, द्वितीयक अंड कोशिका। क्या बन गई, द्वितीयक अंड कोशिका। ये द्वितीयक अंड कोशिका आपको बताना है अगुणित होती है। कैसी होती है, और ये ध्रुवकाय भी कैसी है, अगुणित है। कौन सा विभाजन हुआ है, अर्धसूत्री प्रथम। अब इसके चारों तरफ बहुत सारी पुट्टक कोशिकाओं का आवरण होते हैं। सबसे पहले इसके चारों तरफ जो द्वितीयक अंड कोशिका, इसके चारों तरफ एक पतली पारदर्शी झिल्ली होती है।
इसके चारों तरफ ऐसे एक पतली पहाड़ जैसी झिल्ली होती है जिसे कहते हैं जोना पेलुसिडा, जिसे क्या कहते हैं, जोना पेलुसिडा के नाम से जानते हैं। जोना पेलुसिडा यानी स्वच्छंद स्तर कहते हैं। इसके चारों तरफ एक द्वितीय गंड कोशिका के चारों तरफ पतली झिल्ली होती है जिसे कहते हैं जोना पेलुसिडा, जोना पेलुसिडा। अब इसके चारों तरफ पुट्टक कोशिकाओं के बहुत सारे स्तर होते हैं। जो इसके चारों तरफ पुट्टक कोशिकाओं का स्तर है, इसके चारों तरफ जो पुट्टक कोशिकाओं का स्तर है उसको कहते हैं अर्यकिरीट। क्या कहते हैं, इसके चारों तरफ ये पुट्टक कोशिकाओं का स्तर है, इसको कहा जाता है अर्यकिरीट, कोरोना रेडिएटा। क्या कहते हैं इसको, कोरोना रेडिएटा। ये इस तरह की कुछ स्तंभाकार कोशिकाएं होती हैं जिन्हें कहते हैं अर्यकिरीट। तो ये पुट्टक कोशिकाओं का आवरण हो गया है जिसे कहते हैं अर्यकिरीट, अर्यकिरीट, या इसको कहते हैं कोरोना रेडिएटा, कोरोना रेडिएटा। ठीक है, फिर इसके चारों तरफ पुट्टक कोशिकाओं का और स्तर होते हैं और सबसे बाहरी पुट्टक कोशिकाओं के आवरण को कहते हैं कणिकामय झिल्ली। ये सबसे बाहर पुट्टक कोशिकाओं का आवरण है, इसका नाम है कणिकामय झिल्ली। इसका नाम होता है ये इस तरह से कणिकामय झिल्ली। ये सबसे बाहर की तरफ पुट्टक कोशिकाओं का स्तर है जिसका नाम है कणिकामय झिल्ली। ये सबसे बाहर की तरफ पुट्टक कोशिकाओं का स्तर है जिसका नाम मेम्ब्रेना ग्रेनुलोसा है, जिसको कहते हैं कणिकामय झिल्ली। ये कणिकामय झिल्ली हो गई है। कणिकामय झिल्ली के दो स्तर हैं। कणिकामय झिल्ली के कितने स्तर हैं, दो स्तर हैं। बाहरी स्तर को अपन कहते हैं थीका एक्सटर्ना, बाहर है तो थीका एक्सटर्ना, और भीतर की तरफ है उसका नाम है थीका इंटरना। इंटरना मतलब अंदर है, इससे एस्ट्रोजन हार्मोन निकलता है। इससे कौन सा हार्मोन निकलता है, एस्ट्रोजन। ये क्या है, ये ग्रेफेन पुट्टिका है। क्या है, ग्रेफेन पुट्टिका है। ये ग्रेफेन पुट्टिका है। क्या है, ग्रेफेन पुट्टिका। इसके बीच में क्या है, द्वितीय कंड कोशिका है। अब ये कणिका में झिल्ली बाहरी स्तर है और भीतरी स्तर कोरोना रेडिएटा है। कणिका में झिल्ली और कोरोना रेडिएटा के बीच में खाली जगह है, इसका नाम होता है पुट्टिक की गुहा। क्या नाम होता है, पुट्टिक की गुहा। इसमें एक दरो भरा होता है, इसका नाम होता है पुट्टिक के दरो। अब एक चीज याद रखनी है कि ये कोरोना रेडिएटा और कणिका में झिल्ली, कोरोना रेडिएटा और कणिका में झिल्ली एक स्थान से आपस में जुड़े होते हैं। एक स्थान से आपस में पुट्टक कोशिकाओं से जुड़े होते हैं, उसको कहते हैं अंडधर चक्र। क्या कहते हैं, अंडधर चक्र, डिस्कस प्रोलिगेरस। ये आपस में एक जगह से जुड़े होते हैं, उसको कहते हैं अंडधर चक्र। अब ये द्वितीय कंड कोशिका इसमें से बाहर आ जाती है। ये द्वितीय कंड कोशिका इस ग्रेफेन पुट्टिका में से बाहर आ जाती है और इसको कहते हैं अंडोत्सर्ग। इसका नियंत्रण एक हार्मोन करता है ल्यूटिनाइजिंग। अब ये ग्रेफेन पुट्टिका में से जैसे ये द्वितीय कंड कोशिका बाहर आएगी, ये किस में बदल जाएगा, पीत पिंड में। किस में बदल जाएगा, पीत पिंड से में, कॉर्पस ल्यूटियम में। और इससे एक हार्मोन निकलेगा प्रोजेस्टेरोन, जो गर्भाशय को गर्भधारण तैयार करेगा। अगर गर्भाशय हो जाएगा, अगर गर्भधारण हो जाएगा तो पीत पिंड स्थायी हो जाएगा, नहीं तो ये श्वेत पिंड में बदल जाएगा और मासिक धर्म के रूप में बाहर निकल जाएगा। ये सब वर्ती अवस्था में अपने को देखने को मिलती हैं। तो क्या हुआ, सबसे पहले प्राथमिक पुट्टिका, द्वितीय पुट्टिका, तृतीय पुट्टिका, तृतीय पुट्टिका से फिर ग्रेफेन पुट्टिका, ये सब संरचनाएं दिखाई देती हैं। ये मैंने अंडाशय की संरचना के अंदर ये सब बता रखा है, आप उस वीडियो को और देख सकते हैं। अंडाशय की संरचना के अंदर पूरा एक्सप्लेन कर रखा है मैंने। तो अंड जनन की 3 अवस्था है। अंड जनन की आपको बताना गुणन अवस्था, वर्ती अवस्था और परिपक्वन अवस्था है। ये अलग अलग अवस्थाएं, उनका पूरा वर्णन कर दिया आपने को। इसमें कोई भी सवाल आया आपके, सिंपल सा पूछा जाता है कि इसके चारों तरफ कौन कौन से आवरण है। इसके चारों तरफ प्राथमिक झिल्ली है जिसका नाम जोना पेलुसिडा है, और द्वितीय झिल्ली है उसका नाम कोरोना रेडिएटा है। बाहर एक पुट्टक कोशिकाओं का आवरण और है जिसका नाम होता है कणिकामय झिल्ली या मेम्ब्रेना ग्रेनुलोसा। फिर इसके 2 स्तर है, थीका एक्सटर्ना और थीका इंटरना। थीका एक्सटर्ना बाहरी परत है और थीका इंटरना भीतरी परत है। इन दोनों की विशेषता, इन दोनों के बीच में कणिकामय झिल्ली और कोरोना रेडिएटा के बीच में खाली जगह है जिसका नाम है पुट्टिक की गुहा। उसमें एक लिक्विड भरा हुआ पुट्टिक की दरो। दोनों एक स्थान पे आपस में पुट्टक कोशिकाओं की सहायता से जुड़े होते हैं जिसको कहते हैं अंडधर चक्र। ये मैंने पूरा एक्सप्लेन कर रखा है अंडाशय की संरचना के अंदर, आप वहां और देख सकते हैं। तो आप ये वीडियो देखें ध्यान से और अंड जनन को याद करें। थैंक यू बच्चों।
आप चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। थैंक यू।